हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा तो नहीं चल रहा होगा, तभी अपन इस वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है मन में अभी बहुत सारे थॉट चल रहे हो कि 11th पूरा बर्बाद हो गया, और 12th में भी ऐसा कुछ बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है ना। 12th में क्लास में जो चल रहा है और हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें गैप आ चुका है। क्लास आगे बढ़ गई है, हमारी प्रैक्टिस पीछे छूट गई है। तो मन में एक डर बन रहा होगा कि कैसे जेईई मेन 2026 में परसेंटाइल 99 क्रॉस किया जाए, और ऐसा बहुत बच्चों के मन में डर चल रहा होगा। तो बच्चों, डरने की बात नहीं है। एक्चुअल में अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम किया जाए तो हमारे पास अभी भी टाइम सफिशिएंट है, और डेफिनेटली तुम अपना स्कोर और अपना परसेंटाइल बहुत अच्छा कर सकते हो। बस इन 4 बातों का खास ध्यान रखना है जिनके बारे में अभी बात करने वाला हूँ। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में खुद पे भरोसा भी रखना है कि हम जेईई मेन 2026 में अच्छा करने वाले हैं। खुद को ये अश्योरेंस देना है, अफर्मेशन देना है, मैनिफेस्ट करना है कि हाँ, मैं जेईई मेन 2026 में 99 परसेंटाइल प्लस लाऊंगा। तो ये जो मैं 4 बातें आप लोग को बताने वाला हूँ, इन चारों बातों को बड़े ही ध्यान से सुने और इन 4 बातों को फॉलो करें। जिसमें 4th बात जो है वो मेरी फेवरेट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है, उसको डेफिनेटली सुने और जरूर अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट करें। तो सबसे पहली चीज है कि अगले 4 महीने की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि नेक्स्ट 45 डेज के लिए आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कवरेज पर। आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप एक 80-20 वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। क्या है 80-20 स्ट्रेटेजी? कि आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपका 80% टाइम जो है वो 12th क्लास को आपको देना है। जो करेंटली टॉपिक्स चल रहे हैं क्लास में उसको पढ़ना है, जो 12th क्लास के वीक पॉइंट्स रह गए उस पे काम करना है, और 20% टाइम जो है वो आपको देना है 11th को। अगर आप इस चीज का खास ख्याल रखते हैं तो हो सकता है आप अपना 90% 12th बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें, और 11th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी आप अच्छा करते हैं, तब भी आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। अब कैसे हम इन 45 डेज में अपना पुराना पेंडिंग काम कवर करें? उसके लिए हमको हर दिन एक चैप्टर को टाइम देना है, जिसमें पहले फोकस मेजरली अपना 12th पर रहने वाला है। और इसी चीज के लिए ऑरस डिजिटल चैनल पर हम लोग लाए हैं एक 45 डेज चैलेंज, एक कमबैक सीरीज आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें हर दिन हम में से एक एजुकेटर आएगा और एक दिन में एक पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवाएगा, ताकि आप एक प्रॉपर कमबैक कर सकें जेईई मेन 2026 के लिए। तो पहले 45 डेज जो है ये आपके हो गए रिवीजन के लिए, जिसमें हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरे टाइम साथ में बने रहेंगे। और उसके बाद का जो टाइम है वो टाइम हमको लगभग 1 महीने का टाइम देना है रिवीजन के लिए। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कई बच्चे बहुत सारी चीजें पढ़ाई तो कर लेते हैं, पर जितना पढ़ा है अपन ने उसको प्रॉपरली कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं। तो हमको बहुत प्रॉपरली चीजों को कंसोलिडेट करना है, और उसके बाद का जो टाइम है लगभग 1 महीने का टाइम, वो पूरा हमको देना है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए और मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए। तो पहली चीज तो ये थी कि भाई टाइमलाइन कैसी होनी चाहिए, अगले हमको 4 से 4.5 मंथ्स को किस तरह से बिताना है, ताकि हमारा परफॉर्मेंस जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कि जनवरी में होने वाला उससे बेटर हो सके। और जो दूसरी चीज है जिसका खास ध्यान रखना है वो ये है कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमारी प्रैक्टिस चैप्टर वाइज जो है वो वेटेज के हिसाब से होनी चाहिए, कि जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उस चैप्टर को हम पहले प्रैक्टिस करें। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस इन चैप्टर से पूछे गए। इसी तरह से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अमीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इन चैप्टर से बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरह से अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो हमको देखने को मिलता है कि 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, इन चैप्टर से बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस बारे में हम लोग एक और बार वीडियो बनाएंगे, मैं शॉर्ट जरूर बनाऊंगा जिनमें मैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स के बारे में तुम लोगों के साथ बात करूंगा। तो जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि वो चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा है
उनको प्रायोरिटी पहले देना है, उनको पहले कवर करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि रिवीजन कैसे किया जाए। तो रिवीजन करने के लिए सोचो बच्चों, एग्जाम का समय आ चुका है, तब क्या तुम वापस से पूरी मोटी मोटी किताबें उठा के करने वाले हो क्या? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। हमको रिवीजन बहुत ही स्मार्टली करना है। आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हैं तो अभी भी समय नहीं बीता है, आप अभी से भी शॉर्ट नोट्स पे काम करना चालू कर सकते हैं। आपके पास कुछ माइंड मैप्स होने चाहिए, कुछ टेबल्स होने चाहिए जिससे आप रिवीजन प्रॉपरली कर सकें। सोचो एग्जाम के 1 हफ्ते बचे हैं, क्या 1 हफ्ते पहले मेरे पास इतना समय, इतना पेशेंस होगा कि मैं पूरे नोट्स पढ़ पाऊं या पूरी किताब पढ़ पाऊं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, और जब हम रिवीजन करेंगे तब हमको स्टिक करना है प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस पर। जितना हो सकता है आप PYQ सॉल्व करें। PYQs वो एग्जैक्ट लेवल है जो JEE में पूछा जाता है, और उससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके कमजोर रह गए, जिनको आपको एक बार और प्रॉपरली काम करने की जरूरत है, एक बार फिर से बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज करने की जरूरत है। तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन की सही स्ट्रेटेजी। शॉर्ट नोट्स बनाएं, माइंड मैप्स बनाएं, PYQ सॉल्व करें। PYQs में जहां गलती दिख रही है उनको और प्रॉपरली रिवाइज करें, उन टॉपिक्स के की कंसेप्ट्स को फिर से रीड करें। और चौथा जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट जो मैं दे रहा हूं उसमें मुझे ये इंश्योर करना है कि मेरी स्ट्रेटेजी प्रॉपर हो, मेरा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ये ध्यान देना है, मेरी एक्यूरेसी सही है कि नहीं, मुझे ये ध्यान देना है, मेरी सिली मिस्टेक्स कम हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे इन चीजों का ध्यान देना है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एक मॉक टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। अब मॉक टेस्ट को मैं एनालाइज कैसे करूंगा? मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा कि क्या 3 घंटे में मैंने सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए, और अगर रीड नहीं कर पाए तो कैसे मैं अपना टाइम मैनेजमेंट बेटर कर सकता हूं। आप इस चीज का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करें, कोशिश करें केमिस्ट्री 35 से 40 मिनट्स में आपकी कंप्लीट हो। फिर आप फिजिक्स को 1 आवर का टाइम दीजिए, और फिर आपके पास मैथ्स के लिए 1 आवर 20 मिनट्स से 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम बचेगा। और बच्चों, पिछले 5-6 साल से लगातार देखा जा रहा है जितने भी पेपर्स हैं उनमें मैथ्स लेंथी और टफ आया है। तो अगर आप मैथ्स को पहले करते हैं तो बहुत हाई चांस हो जाता है कि भाई आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, आप नर्वस हो जाएंगे, आप सिली मिस्टेक्स करना इंक्रीज कर देंगे। दूसरी चीज जो एनालाइज करनी है कि जो क्वेश्चंस मुझसे छूटे हैं या मेरे नेगेटिव हुए वो किन चैप्टर्स के हैं। अगर आपको लगता है कि ये वो चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस मैं फ्रीक्वेंटली गलत कर रहा हूं, तो मुझे उन चैप्टर्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, उसके की कंसेप्ट PYQs वगैरह को फिर से एक बार सॉल्व करके देख लेना चाहिए। साथ में एक और चीज जो मुझे ध्यान रखनी है एनालाइज करते टाइम वो ये है कि जो नेगेटिव मैं कर रहा हूं उनके पीछे कारण क्या है। हर एक इंसान एक पर्टिकुलर टाइप की नेगेटिव फ्रीक्वेंटली करता है, सबका एक पैटर्न होता है गलती करने का। मान लो मैं वो इंसान हूं जो कैलकुलेशन एरर बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहा हूं, तो अगर मैं हर पेपर के बाद ये देखता हूं कि नेगेटिव होने का कारण क्या है तो मुझे पता चलेगा कैलकुलेशन एरर मेरी गड़बड़ है। तो मुझे करना क्या है, जब अगली बार किसी भी क्वेश्चन में मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे थोड़ा सा रुक जाना है, संभल के कैलकुलेशन करनी है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन को इंटरप्रेट गलत करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, पता चलता है कि क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है और हम अटेम्प्ट कुछ और कर रहे हैं। तो आप जब पेपर को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई पेपर में क्या क्या मैं नेगेटिव कर रहा हूं, और जब वो पर्टिकुलर पार्ट आएगा तब थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। कोई क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर रहा है तो क्वेश्चन को रीड करने के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम ले ले, एक बार और रीड कर दे। तो जब आप पेपर एनालाइज करते हैं तो आपको बारीकियां पता चलती हैं। तो जो 4 चीजें, इन 4 चीजों का खास ध्यान रखें कि अगले 4 से 4.5 महीने मुझे कैसे टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है, कब क्या करना है, कब किस मंथ में मुझे क्या चीज करनी है। दूसरी चीज, मैं जब भी चैप्टर को पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा तो मैं वेटेज के हिसाब से उसको करने वाला हूं। तीसरी चीज, मेरी रिवीजन की स्ट्रेटेजी प्रॉपर होना चाहिए। और चौथी चीज, मैं कभी भी मॉक टेस्ट दूंगा तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करूंगा। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपका परसेंटाइल 99+ होगा। और खुद पे भरोसा रखो, मन लगा के काम करो, कोई भी तुमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता है। और इस पूरी जर्नी में ऑरेस्ट डिजिटल हमेशा आप लोग के साथ खड़ा रहेगा, हर कदम में आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो बने रहें साथ में, और मिलते हैं 18 सितंबर से YouTube लाइव पर। थैंक यू बच्चों।